नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हीराखंड एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 23 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। राहत और बचाव का काम जारी। जगदलपुर से भुवनेश्वर जा रही थी ट्रेन। यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन बचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की पहल। अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं के बीच फोन पर बातचीत, फैसले का ऐलान आज। चुनावी होर्डिंग्स में प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर राष्ट्रपति भवन का ऐतराज। मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी में कहा, दलगत राजनीति से ऊपर है पद। आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग की केजरीवाल को फटकार। अध्यादेश पर मुहर के बाद तमिलनाडु में आज जल्लीकट्टू का आयोजन। मदुरै में मुख्य प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम। स्थायी समाधान के लिए लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। और कोलकाता में भारत इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी वनडे आज। इंग्लैंड के सफाई के लिए उतरेगी टीम इंडिया। मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में साइना नेहवाल का खिताबी मुकाबला। और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कल रात बड़ा रेल हादसा हो गया। कुनेरू इलाके में जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के इंजन और 9 डिब्बे पटरी से उतरने से 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी राहत और बचाव के काम में मुस्तैदी से जुटे हैं। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसकी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ये दर्दनाक तस्वीरें विजयनगरम जिले में हुए रेल हादसे की हैं। शनिवार रात करीब 11 बजे जगदलपुर से भुवनेश्वर जा रही हीराखंड एक्सप्रेस के इंजन और 8 डिब्बे कुनेरू इलाके में पटरी से पलट गए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। आंध्र प्रदेश के कुनेरू स्टेशन जो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ जो 18448 जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस की जो दुर्घटना हुई है, उस पर अपडेट ये है कि इसमें 23 लोगों के मारे जाने की अभी तक पुष्टि हुई है और 36 लोगों को घायल होने की खबर है। रेल हादसे के बाद से प्रशासन राहत और बचाव के काम में तेजी से जुटा हुआ है। बोगियों को काटकर मुसाफिरों को बाहर निकाला जा रहा है, जबकि घायलों को विजयनगरम और रायगढ़ के जिला अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों को रायगढ़ के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहां पर पूरी तरह से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हमारी मेडिकल ट्रेन जो पहुंची हुई है वो विक्टिम्स को अटेंड कर रही है। लोकल डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो दोनों जिले के हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भी और विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के भी, दोनों असिस्ट कर रहे हैं। रेलवे की ओर से बंद पड़े ट्रैक पर आवाजाही बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हादसे की वजहों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इस बीच रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चुनाव से जुड़ी खबरें। पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को बचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद इस मामले में पहल की है। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेसी नेताओं के बीच कल फोन पर गठबंधन के मसले पर बातचीत हुई। इससे पहले समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने दोनों दलों के बीच वार्ता टूटने के संकेत दिए थे। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के रवैये को जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस को 100 सीट से ज्यादा नहीं दे सकती, जबकि कांग्रेस 120 सीटों की मांग कर रही है। वहीं रविवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले 2 दौर के चुनाव के लिए 140 उम्मीदवारों के नाम इसमें तय किए गए हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के मुताबिक पार्टी आज गठबंधन से संबंधित कोई ऐलान कर सकती है। अटकलें लगना जल्दी खत्म हो जाएगा। जो भी फैसला होगा जल्द ही लिया जाएगा। बातचीत अभी भी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस भी इस बात पे ध्यान देगी कि गठबंधन में उनको भी लाभ होगा और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनसे लड़ने का ये एक बहुत अच्छा अवसर भी है और एक सही तरीका भी।
और सीधा रुख करेंगे पंचानंद का। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। लगता है अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन आज ये उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर कोई ऐलान कर सकती है। पिछले कई दिनों से इसे लेकर कयास लग रहे हैं। सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, खासकर रायबरेली और अमेठी की सीटों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि वो सीटें उसे मिले, लेकिन पहले से समाजवादी उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। फिलहाल पंचानंद का रुख करेंगे। पंचानंद हमारे साथ जुड़े हैं। पंचानंद, आज क्या उम्मीद करें, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद कह चुके हैं कि आज वो कोई फैसला ले लेंगे, तो क्या सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो हम माने सुलझ गया है, बीच का कोई रास्ता निकलेगा, या फिर ये गठबंधन टूटने की कगार पर है? देखिए अमृता, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पिछले 4 दिन तक जो एक्सरसाइज चल रही थी गठबंधन करने की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, हमेशा हर पल ऐसा, हर दिन ऐसा लग रहा था कि आज इसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कल अचानक फिर ये हुआ कि अब ये गठबंधन टूट के कगार पे। समाजवादी पार्टी ने इस बात की घोषणा भी लगभग कर दी कि ये गठबंधन टूट के कगार पे है और इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। और परसों जो शुक्रवार को एक बड़ी घटना ये हुई थी कि करीब 210 उम्मीदवारों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने एक तरफा तौर पर जारी कर दी थी, जबकि गठबंधन की बातचीत चल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पल स्थितियां बदल रही हैं, कुछ ना कुछ घटित हो रहा है और इस गठबंधन में सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बीती रात फिर ये हमारे पास खबर है कि कांग्रेस की टॉप सोर्सेस यानी कि सोनिया गांधी ने इंटरवीन किया और उसके बाद एक नए सिरे से बातचीत शुरू हुई है। और गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आज यानी कि रविवार तक इंतजार करना होगा और कुछ देर में हो सकता है इसका ऐलान हो जाए। मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर इसका फैसला हो सकता है, क्योंकि 11 बजे आज घोषणा पत्र आना है यहां पर समाजवादी पार्टी का, और उसके पहले ही इसकी उम्मीद हो जानी चाहिए। लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है और अभी कह नहीं सकते, 50-50 मामला है कि ये गठबंधन होगा या नहीं होगा। यानी गठबंधन को लेकर सस्पेंस जो है वो बरकरार है। साथ ही पंचानंद, घोषणा पत्र की अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के, जो कि आज जारी होने की बात कही जा रही है, कितनी उम्मीदें हैं इस घोषणा पत्र से, और इस बार क्या कुछ खास नया इस घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है? देखिए अमृता, घोषणा पत्र वही रूटीन होता है जैसे 2012 में उन्होंने जारी किया। लोक लुभावन कुछ चीजें होती हैं जो आचार संहिता के दायरे से बचाकर की जा सकती हैं। वो पिछली बार हमने देखा था कि लैपटॉप की बातें ज्यादा हुई थी, इस बार स्मार्टफोन की बात हो रही है, तो घोषणा पत्र में वो दिख सकता है। लेकिन एक अहम बात और भी है कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव, जिनको कि अब संरक्षक की भूमिका ऑफिशियली दे दी गई है, नेम प्लेट वहां नई लग गई है, संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो क्या मुलायम सिंह यादव वहां मौजूद रहते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा संदेश हो सकता है। और इस गठबंधन का अगर ऐलान होता है तो उसके बाद भी इसका जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, वो काफी बढ़ जाता है। तो 11 बजे का इंतजार करना होगा, जहां उम्मीद है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, और हो सकता है कोई कांग्रेस से भी वहां पर मौजूद होकर गठबंधन होता है तो। अदरवाइज तो फिर समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आज आ रहा है, जिसमें हमको फिर कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल, तो तस्वीर क्या होगी इसे लेकर 11 बजे का इंतजार करना होगा। शुक्रिया पंचानंद इस बातचीत के लिए आपका। और इससे पहले शनिवार को भी दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर रस्साकशी साफ दिखी। पेच सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। मौका पाकर बीएसपी और बीजेपी ने दोनों पार्टियों पर तंज कसने शुरू कर दिए, और इस बीच समाजवादी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच करीब 3 महीने से जारी बातचीत अब भी बेनतीजा है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियां आम राय नहीं बना पा रही। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को जो लिस्ट जारी की, उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस इससे खासी नाराज है, पर गठबंधन पर उम्मीद नहीं छोड़ रही है। उनकी लिस्ट में जो 9 हमारे ऑलरेडी जो सीट्स थी, उन पर उनके उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो अफसोसनाक है। उसकी उनको एहतियात करना चाहिए था, लेकिन बातचीत जो है वो चल रही है और गुलाम नबी आज़ाद साहब इस काम में लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ बहुत जल्द ये मामला सुलझ जाएगा। माना जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली की सीटों पर दोनों दलों में ठनी हुई है। समाजवादी पार्टी ने इस पर साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा और आखिरी फैसला अखिलेश यादव पर छोड़ दिया है। अब क्या इसमें होगा कि कौन सी सीट किसने मांगी है, कांग्रेस से संगठन में क्या राहुल जी की राय रही हो या कांग्रेस की राय रही हो, उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। गठबंधन में हो रही देरी ने दूसरे दलों को भी तंज कसने का मौका दे दिया। बीजेपी ने इसे सियासी ड्रामा करार दिया है, तो बीएसपी ने इसे कांग्रेस की लाचारी बताया। स्ट्रेटेजी के तहत पूरे परिवार का एक ड्रामा किया और उस ड्रामे का आज पर्दाफाश हुआ है, और जनता और भी बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी को यूपी से साफ कर देगी, भाजपा का कमल खिलाएगी। और कांग्रेस और सपा का जो आप कह रहे हैं, मेरा इस पर ध्यान ही नहीं है कि कांग्रेस सपा पहले से एक थे, एक हैं, आगे भी एक रहे।
अब कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने ये प्रमाणित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में ये पार्टी पूरी तरह से ऑक्सीजन परी है। उन्हें यहाँ प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने प्रत्याशी तक भी आसानी से खड़े करने के लिए नहीं मिल पा रहे। कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद और अखिलेश यादव के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। खबर यह भी है कि कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने भी समाजवादी पार्टी से मध्यस्थता करने की कोशिश की है। राज्य में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के मामले में अब एक दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने और वादा खिलाफी के आरोप भी लगने लगे हैं। बहरहाल मामला कई अहम सीटों के बंटवारे पर अभी भी अटका हुआ है, लेकिन इंतजार कार्यकर्ताओं का जवाब दे रहा है। लखनऊ में कर्नल सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे अंबिका चौधरी ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेताओं की जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में दल बदल का सिलसिला भी जारी है। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे और 25 साल से पार्टी के बड़े नेता अंबिका चौधरी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। अंबिका चौधरी शिवपाल यादव के करीबी माने जाते रहे हैं। पार्टी के पारिवारिक झगड़े में अखिलेश यादव ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। सेकुलर लोगों की हिफाजत करने की बजाय, खास तौर से अल्पसंख्यकों की हिफाजत करने की बजाय, दलितों पिछड़ों की हिफाजत करने की राजनीति करने की बजाय कोई और उद्देश्य था इस पूरे झगड़े का और उस झगड़े के परिणाम का। बीएसपी में शामिल होने के बाद अंबिका चौधरी को मनचाही फेफना सीट से टिकट भी मिल गया है। दूसरी ओर बीएसपी के कई नेता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसमें बीएसपी के पूर्व विधायक समेत जिला और विधानसभा स्तर के कई नेता शामिल हैं। विजय कुमार राम पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये 2 बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक जिला गाजीपुर से रहे हैं। दूसरे हमारे साथी हैं श्री आलोक कुमार, ब्लॉक प्रमुख सदर, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं। श्री आलोक कुमार गाजीपुर सदर के ब्लॉक प्रमुख हैं। टिकट बंटवारे के ऐलान के बाद से ही तमाम दलों के नेता पाला बदल चुके हैं, जबकि कई दूसरे दलों के संपर्क में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरक्षण व्यवस्था खत्म करने का आरोप लगाया है। लखनऊ में प्रेस वार्ता में कहा कि इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मायावती ने आर्थिक आधार पर कमजोर स्वर्ण और अल्पसंख्यकों को आरक्षण की भी वकालत की है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के वक्त एक बार फिर आरक्षण पर बहस छिड़ गई है। आरएसएस की ओर से आरक्षण पर फिर से विचार करने वाला बयान शुक्रवार को जयपुर से आया, लेकिन इसने देश की राजनीति गर्मा दी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार को ऐसे किसी भी कदम के प्रति आगाह किया है। भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं, तो ये इनका अपना संवैधानिक अधिकार है और इनके इस संवैधानिक अधिकार को केंद्र व देश की किसी भी राज्य की सरकार और खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोग तथा इनके आरएसएस संगठन के लोग भी नहीं छीन सकते। दरअसल ये बयान जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस के मनमोहन वैद्य ने दिया था। इस बीच बीजेपी ने भी सरकार की स्थिति साफ की है। लोकतंत्र में प्रत्येक समूह अपनी बात कहता है। हम अपनी बात रेखांकित करते हैं कि हम भारत के संविधान में वर्णित सभी संवैधानिक उपचारों के समर्थक हैं। वहीं आरक्षण पर आम लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है। आरक्षण होगा तभी तो देश तरक्की करेगा। स्टूडेंटों के लिए ये है कि और स्टूडेंट और आगे बढ़ सकेंगे। आरक्षण जो लागू है वो ठीक है, मगर अब आरक्षण जो ऐसे लोग पा रहे हैं जो बहुत बड़े लोग हो गए हैं, मगर उनकी जात आरक्षण वाली है, ऐसे लोगों को आरक्षण अब नहीं देना चाहिए। इससे पहले भी बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर ऐसा ही बयान दिया था और बीजेपी के विरोधी दलों ने इसे मुद्दा बना लिया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने अपने बाकी बचे 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। चक्राता सीट से मधु चौहान और विकासनगर सीट से मुन्ना सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि हल्द्वानी से जोगेंद्र रौतेला उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने इससे पहले 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। प्रदेश में 15 फरवरी को एक दौर में मतदान होना है।
बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 लोगों की इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। हालांकि इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार के अलावा वरुण गांधी का नाम नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए इस बार कुल 1146 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में कल उम्मीदवारों के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन था। पंजाब में एक दौर में 4 फरवरी को मतदान है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। बोंडा आदिवासियों से मिलने आज हम पहुंचे हैं उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी जिले की बोंडा घाटी में। बोंडा आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जो काम किए जाने थे, क्या वो काम हुए? संविधान और कानून ने इनको जो हक दिए, क्या वो इन आदिवासियों को मिल पाए? पंजाब में कांग्रेस की होर्डिंग्स पर प्रणब मुखर्जी की तस्वीर लगाने पर राष्ट्रपति भवन ने कड़ा एतराज जताया है। इस बारे में राष्ट्रपति की सचिव अमिता पॉल ने मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें राष्ट्रपति कार्यालय की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया गया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर है, लिहाजा उनकी तस्वीर या उनसे जुड़ी किसी भी चीज का राजनीतिक कारणों से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। आयोग ने कहा है कि केजरीवाल का बयान रिश्वत को बढ़ावा देने वाला माना जा सकता है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि दोबारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों गोवा के बेनालिम चुनाव क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मतदाताओं को कहा था कि अगर कोई दल उन्हें पैसा देने की पेशकश करता है तो उसे वो स्वीकार कर लें, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही दे। इस बारे में शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए 19 जनवरी तक केजरीवाल से जवाब मांगा था। वहीं इस मामले में केजरीवाल का कहना है कि आयोग का फैसला पूरी तरह से गलत है और वो इसे अदालत में चुनौती देंगे। उधर कांग्रेस महासचिव और गोवा के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने गोवा में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस प्रदेश में घोषणा पत्र जारी करेगी। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह श्योराण ने उनसे खास बातचीत की है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह जी। सर, कितनी सीट्स पर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? किस तरह का सीट एडजस्टमेंट की बातचीत हुई है? 40 में से 37 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। केवल 3 सीटों पर हम लोग दूसरे कैंडिडेट्स सपोर्ट कर रहे हैं। सर, मैनिफेस्टो कब आने वाला है और उसके लिए? मैनिफेस्टो हमारा 23 तारीख को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रिलीज करेंगे। सर, आपने बताया कि बहुत ही लोकी और सबड्यूड इलेक्शन कैंपेन रहेगा। सर, उसका क्या कारण है? क्यों बड़ी बड़ी रैलियां और ये सब? ऐसा है, गोवा का मिजाज जो है वो बड़ी रैली का नहीं है। यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन का ज़्यादा असर होता है, इसलिए हमने शुरू से पिछले 6 महीने से डोर टू डोर कैंपेन चलाया हुआ है। सर, आम आदमी पार्टी नई पार्टी के रूप में आई है, आपको लगता है कि उससे कहीं आपका वोट बैंक में कुछ सेंध लग सकती है किसी तरह की? मैंने हमेशा कहा है, आप पार्टी जो है मूलतः भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो जो है कांग्रेस के वोटों में ही सेंध लगाते हैं भाजपा को मदद करने के लिए। सर, बीजेपी का कहना है कि इस बार जो पिछले 5 साल में उन्होंने विकास का काम किया है उतना कभी नहीं हुआ है और विकास के दम पर एक बार फिर से जनता यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करेगी। दिखता तो नहीं है। एक पुल जो उन्होंने कहा था 8 महीने में पूरा करेंगे, 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। जिस हालत में कांग्रेस छोड़ के गई थी वही हालत में है। और यही नहीं है, उनके चाहे कैसीनो के मामले में हो, चाहे बढ़ती महंगाई का मामला हो या रोजगार का मामला हो, चाहे माइनिंग का मामला हो, हर मामले में उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने प्रदेश में 7 नए जिलों की अपनी सरकार की घोषणा पर दोबारा विचार से इनकार किया है। इबोबी सिंह ने कहा कि उनकी सरकार 2.5 महीने से जारी आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत की है। मणिपुर में चुनाव का माहौल बनने लगा है और मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह हमारे साथ हैं। इबोबी सिंह साहब, चुनाव का माहौल तो बन रहा है, लेकिन एक ब्लॉकेड, एक ऐसा नासूर बन गया है इस राज्य में जिसको लेकर सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे चुनाव होगा। इन मणिपुर में एवरी चुनाव में ऑलवेज वन और आफ्टर दे आर ऑलवेज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि you see out of total 60 assembly segment, 10 is Naga. This is always this either anybody they are creating always बदमाशी करता है। इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, कोई चांस है कि आप अपने निर्णय को बदल दें, रोक दें, रिव्यू करें उसके बारे में? तो हमको पता नहीं सकता है। ब्लॉकेड दूर करने का तरीका क्या है, क्योंकि आप ही के राज्य के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? दूर करने से वी आर ट्राइंग, हम लोग कोशिश किया है, ये कैसा रिजॉल्व करेगा विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर की राजधानी इम्फाल से अखिलेश सुमन। और अब कुछ और खबरें। जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटने के बाद आज से तमिलनाडु में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता फिर से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम आज सुबह 10 बजे मदुरई के अलंगानल्लूर में इसे हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा राज्य के बाकी जिलों में वहां से जुड़े मंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। उन्होंने लोगों से प्रतियोगिता में जोर शोर से भाग लेने और इसे सफल बनाने का आग्रह किया है। प्रतियोगिता के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासन ने तगड़े इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के अलावा मेडिकल टीमें भी जगह जगह तैनात की गई हैं। इससे पहले कल जल्लीकट्टू को मनाने का रास्ता साफ हो गया था। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव ने इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने लोगों को आश्वासन दिया था कि सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। जल्लीकट्टू को जारी रखने के लिए पिछले कई दिनों से चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच कल इसे मंजूरी मिल गई। राज्यपाल विद्यासागर राव ने चेन्नई में इससे जुड़े अध्यादेश पर दस्तखत कर दिए। इससे पहले जल्लीकट्टू पर अध्यादेश को लेकर कल लोकसभा उपाध्यक्ष एम थम्बिदुरई की अगुवाई में 48 AIADM के सांसदों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। सांसदों ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनकी बात सुनने के बाद अध्यादेश के पक्ष में सहमति जताई है। पीएम के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। to request him to interfere to see that Jallikattu can be conducted immediately in Tamil Nadu. He was very sympathetic to the issue and he said that the Tamil Nadu government is bringing in an ordinance for the conduct of Jallikattu. शुक्रवार को केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कानून और पर्यावरण मंत्रालय ने अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया, जहां इस पर मुहर लगा दी गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तमिलनाडु की परंपरा के पक्ष में केंद्र सरकार खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऐसा मानती है कि भारत एक विविधताओं से बड़ा देश है और इस सुंदर से बगीचे में बहुत सुंदर फूल हैं, तो देश के द्वारा इन सभी फूल की महक का सम्मान होना चाहिए। अध्यादेश में पशुओं पर क्रूरता के रोकथाम से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्ताव था। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसे वापस राज्य सरकार को भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही जल्लीकट्टू मनाने की राह खुल गई है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में कल 11,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया। इसका मकसद लोगों को नशे की लत से छुटकारा दिलाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सफलता पर जनता का आभार जताया है। क्या बच्चे, क्या बढ़े, क्या बूढ़े, शनिवार को नशाबंदी पर बिहार एकजुट नजर आया। इसके लिए बनी मानव श्रृंखला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत
राज्य के सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। मानव श्रृंखला का मकसद नशा मुक्त बिहार बनाना रहा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी हुई है, ये इस बात का परिचायक है कि बिहार के लोग शराबबंदी और नशा मुक्ति के जबरदस्त पक्षधर हैं। सभी लोग सड़क पर हाथ में लाके खड़े हैं। कंप्लीट नशाबंदी हो, नशाबंदी किसी कीमत पर फिर मैंने नशा न करे कोई, उनको अवेयरनेस, उनकी जागरूकता के लिए ये सारा चीज हो रहा था। सभी कर्मचारी, सभी किसान, सभी वर्गों के लोग हाथ में हाथ मिला करके आज खड़े हैं। बिहार एक नया इतिहास गढ़ रहा है। सरकार को धन्यवाद देता हूं। उनमें जो तीनों पार्टियां हैं, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि बिहार को एक बहुत बड़ी त्रासदी से उन्होंने एक तरह से मुक्ति दिलाई है। इस मौके पर लोगों के चेहरों पर मुस्कान, बच्चों में उत्साह और महिलाओं के चेहरे पर गर्व साफ झलका। ये दारूबंदी, शराबबंदी को बंद करने के लिए मानव श्रृंखला का जो आयोजन हुआ है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। बिहार दुनिया का अकेला ऐसा प्रदेश है जिसने नशे को ना कहने के लिए विश्व की लंबी मानव श्रृंखला की परिकल्पना की और इसे अमली जामा पहनाया। बिहार में शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों को 10 लाख रुपए जुर्माने से लेकर सजाए मौत तक का प्रावधान है। राज्य में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। वनडे सीरीज पर 2-0 से कब्जे के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच आज कोलकाता में तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का ये आखिरी मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया पुणे और कटक में मिली जीत का सिलसिला कोलकाता वनडे में भी बरकरार रखना चाहेगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम आज का मैच जीतकर सम्मानजनक तरीके से सीरीज का समापन करना चाहेगी। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल मलेशिया मास्टर्स ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में साइना ने हांगकांग की खिलाड़ी पुई यिन यिप को मात दी। साइना ने पुई यिन यिप को 21-13, 21-10 से हराया। 32 मिनट तक चले मुकाबले में पहले सेट में साइना पिछड़ गई थी, लेकिन एक बार बढ़त बनाने के बाद उन्होंने विपक्षी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया। और इसी के साथ साइना साल के पहले खिताब को जीतने के लिए सिर्फ एक कदम दूर हैं। साइना में फाइनल में आज साइना का मुकाबला थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग से होगा। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और पटकथा लेखक विजय आनंद की आज जयंती है। गोल्डी के नाम से मशहूर विजय आनंद ने रुपहले पर्दे को गाइड, जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ, काला बाजार जैसी फिल्में दी। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। उनकी निर्देशित फिल्म गाइड को सदी की 100 श्रेष्ठ फिल्मों में शुमार किया जाता है। आइए याद करते हैं इस बेमिसाल कलाकार को उनकी फिल्मों के गीतों के जरिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसे बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हीराखंड एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 27 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। राहत और बचाव का काम जारी। जगदलपुर से भुवनेश्वर जा रही थी ट्रेन। यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन बचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की पहल। अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं के बीच फोन पर बातचीत, फैसले का ऐलान आज। चुनावी होर्डिंग्स में प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर राष्ट्रपति भवन का ऐतराज। मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी में कहा, दलगत राजनीति से ऊपर है पद। आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग की केजरीवाल को फटकार। अध्यादेश पर मुहर के बाद तमिलनाडु में आज जल्लीकट्टू का आयोजन। मदुरई में मुख्य प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम। स्थायी समाधान के लिए लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी।
और कोलकाता में भारत इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी वनडे आज। इंग्लैंड की सफाई के लिए उतरेगी टीम इंडिया। मलेशिया मास्टर्स फाइनल में साइना नेहवाल का खिताबी मुकाबला। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है।